डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अधिकतर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही कैलकुलेट करते हैं। अब यदि हम एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में लगा दें तो जो एक सीरीज बन जाएगी उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में लगाया है। देखिए, यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है, फिर ये हाइड्रोजन का यहाँ पर जीरो हो गया, फिर ये पॉजिटिव में वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। तो इस सीरीज में एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करे हुए रिडक्शन पोटेंशियल के, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। तो ये जो सीरीज बनेगी ये कहलाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, आप यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ता हुई वैल्यू देख सकते हैं। देखिए, पहले नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, फिर ये जीरो तक आ गई, और फिर ये पॉजिटिव, देखिए जीरो तक आ गई है हाइड्रोजन के लिए, फिर ये पॉजिटिव में बढ़ने लगी है। तो सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है फ्लोरीन का, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है लिथियम का। इस सीरीज में जो ऊपर है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम है। इस सीरीज में जो एलिमेंट जितना ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम है, तथा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही कम है, और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा है। मतलब इस सीरीज में जो जितना ऊपर होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो खुद उतनी अच्छी तरह से आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि दूसरे को उतनी अच्छी तरीके से वो रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे को आसानी से रिड्यूस कर देगा। और नीचे वाले के लिए इसका जस्ट उल्टा होगा। अब जैसे लिथियम है और बेरियम है, तो लिथियम जो होगा बेरियम के रेस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इसके रेस्पेक्ट में कम है, यानी कि इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, यानी कि बहुत आसानी से दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि दूसरे को बहुत आसानी से रिड्यूस कर देगा। इसी तरह से यदि हम एल्युमिनियम और जिंक की बात करें तो एल्युमिनियम जो है जिंक की रेस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसकी रेस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या किसकी रेस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन इसमें यही आएगी, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। वही पहली बात बताई मैंने, ये रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में लगाए गए एलिमेंट, तो इसमें जो जितने ऊपर होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और दूसरे को उतनी अच्छी तरीके से रिड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना ऊपर होता है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जितना नीचे होता है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे फ्लोरीन है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे था, लिथियम ऊपर था, तो लिथियम जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और लिथियम जो है वो क्योंकि ऊपर है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखिए, फ्लोरीन नीचे है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट तो पुअर होगा लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। लिथियम सबसे ऊपर है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब देखिए, अब हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से डिफाइन करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर होता है वो हाई रिएक्टिव माना जाता है, और वो लो रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर है, तो कॉपर देखिए ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की रेस्पेक्ट में, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के रेस्पेक्ट में, और आयरन जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर कॉपर सल्फेट की जगह पर आयरन सल्फेट
फेरस सल्फेट जो है वो बन जाएगा। देखिए ये एक्टिविटी हमने 10th क्लास में भी करी थी। देखिए यहाँ पर आयरन जो है वो ऊपर है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को देकर लूज कर दिया और खुद फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया, और इसके दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को कॉपर आयन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस करके बाहर कर दिया और कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो गया फेरस सल्फेट में। ये ब्लू कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ये आपने पहले 10th क्लास में भी एक्टिविटी देखी होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक जगह बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे हम 10th क्लास में भी करते थे कि कुछ मेटल तो ऐसे थे जो एसिड के सोल्यूशन में से हाइड्रोजन को रिलीज कर देते और कुछ नहीं कर पाते थे। तो देखिए कौन मेटल एसिड में से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, कौन नहीं करेगा, इस चीज़ का भी निर्धारण हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और एसिड के H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो तो एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं, और जो नीचे हैं वो नहीं कर सकते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0 है। तो अब वो सभी एलिमेंट या मेटल जो इससे ऊपर हैं, ये सभी ये एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे, और जो इससे नीचे मेटल आ रहे हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाएंगे। और ये भी पूछा जाता कौन कितनी जल्दी कर देगा, तो जो मेटल हाइड्रोजन से जितना ऊपर है वो जल्दी और ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। जैसे कोबाल्ट और टिन में पूछा जाता है, कोबाल्ट ऊपर है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से करेगा टिन की रेस्पेक्ट में। और टिन और लेड में पूछा जाए तो टिन ज़्यादा अच्छे से हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं ये मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाएंगे। देखिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडॉक्स पोटेंशियल तो दिए ही होते हैं। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने तैयार की है वो रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ क्रम है, तो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल तो पता हमें लग ही जाएगा। तो यदि हम उसकी हेल्प से EMF निकाल दें तो देखिए ग्रीन रिएक्शंस की EMF पॉजिटिव आती है, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होती हैं। और अगर EMF कम्स आउट टू बी नेगेटिव देन तो वो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स। और अगर EMF की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और अपने आप वो नहीं होगी। उसके अगर आपको कराना तो आपको बाहर किसी एजेंसी से उसको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या किसी और फॉर्म में देनी पड़ेगी। तो देखिए EMF की एक एप्लीकेशन और ये है कि टू कैलकुलेट द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन के का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए कितनी वोल्टेज लगानी पड़ेगी, ये कैसे हम निर्धारित करते हैं। देखिए यदि हमें किसी रिएक्शन का EMF पता है, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए EMF पता है, तो जस्ट उसका आप अपोजिट वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो, या उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने पहले EMF कैलकुलेट कर दिया, ये EMF आया -0.89 वोल्ट, और यदि इसका अपोजिट यानी कि पॉजिटिव 0.89 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई कर दें तो इसका ये सेल जो है वो इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। देखिए EMF ई सेल कैलकुलेटर को क्या आ रहा है यहाँ पर इसका -0.89 वोल्ट, और इतना ही यदि हम पॉजिटिव में वोल्टेज अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। देखिए अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड EMF किसी भी सेल के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके ऊपर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और ये न्यूमेरिकल बोर्ड में और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के पेपर में बहुत आते हैं।
अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। देखिए सेल रिएक्शन दे रखी है ये। अब इस सेल रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक जो है वो Zn+2 में जा रहा है, और इसमें सिल्वर Ag का जो है रिडक्शन हो रहा है। देखिए Ag+ जो है वो Ag में जा रहा है, तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्या दिया है, गिवन दैट जिंक Zn2+ is equal to 0.76 and Ag+ is equal to -0.80 वोल्ट। देखिए ये जो वैल्यू दी हुई है, ये दी है जिंक के ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और सिल्वर के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ई का मतलब पोटेंशियल, जी यहाँ पर जो नॉट लगा है इसका मतलब है स्टैंडर्ड, और Zn जो है Zn2+ में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पर ये सिल्वर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी दी हो सकती है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की भी वैल्यू दी हो सकती है। हमें देखना पड़ेगा कि हमें इनको किस तरह से यूज़ करना है। अब आपसे क्या पूछा, ईएमएफ पूछा है। ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जैसे हमें इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो ईएमएफ निकालने का एक तरीका है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो या फिर एक तरीका ये है कि आप जो कैथोड है उसके रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटा दें। तो हम इनको दोनों ही फार्मूले से आंसर निकालेंगे। तो देखिए इसमें हमने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, उसमें हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर को जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर सिल्वर का हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर दिया है सिल्वर का, यहाँ पर हमने सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ किया है। सिल्वर का यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ किया है और यहाँ पर दिया है सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे बनाएंगे, इसका केवल साइन बदल देंगे यहाँ पर। तो ये -0.80 वोल्ट से +0.80 वोल्ट हो गया, और अब ये यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर की वैल्यू रख दी और दोनों को जोड़ दिया। अब एक और तरीका है इसका, जो दूसरा फार्मूला है कि हमें कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटाना है। कैथोड कौन बनेगा, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है, और एनोड कौन बनेगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैथोड कौन बनेगा, जिंक, और एनोड कौन बनेगा, सिल्वर, और दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल में रखे जाएंगे और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एनोड को लिखा जाता है और राइट हैंड साइड पर हमेशा कैथोड को। अब देखिए यहाँ पर जिंक Zn2+ में जा रहा है, तो जिंक जो है वो Zn2+ में जा रहा है और ये फेज बाउंड्री है, और ये है सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल लाइन। तो ये देखिए जिंक Zn2+ में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर जो है वो Ag+ से Ag में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये फेज बाउंड्री है। तो ये तो सेल की रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके ईएमएफ जो है हम इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन है, जिंक, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो देखिए रिडक्शन हो रहा है, सॉरी इसका सिल्वर का, जिंक का नहीं हो रहा, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है उसका साइन बदल देंगे, तो -0.80 से +0.8 हो गया, और माइनस एनोड यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो एनोड यानी कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 0.76, तो रिडक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो ये माइनस के साथ यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रख दी, माइनस माइनस प्लस, और आंसर जो है दोनों ही बार सेम आएगा। देखिए यहाँ से भी 1.56 आ रहा है और यहाँ से भी 1.56 ही आ रहा है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल हम और देखेंगे फॉर द सेल ZnSO4। देखिए जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज है,
कॉपर सल्फेट से कॉपर, यानी कॉपर आयन जो है कॉपर में जा रहा है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इफ स्टैंडर्ड स्टेट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर एंड जिंक आर प्लस 0.34 वोल्ट एंड माइनस 0.76 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। देखिए ये हमें सेल दी हुई है, सेल से साफ पता लग रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड वाले का रिडक्शन होता है। और ये कैथोड है, ये एनोड है। जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड। तो हम जो फार्मूला लगाएंगे वो EMF इजिकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड लगाएंगे, और दोनों का ही हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। तो बस हमें तो सीधी सीधी वैल्यू ही रखनी है। तो ई कैथोड यानी कि कॉपर की वैल्यू दे रखी है माइनस 0.7, नहीं ई कैथोड, कैथोड कौन है, कॉपर, और कॉपर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की 0.34 वोल्ट। तो 0.34 वोल्ट रहती है माइनस ई रिडक्शन एनोड, एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि माइनस के 0.76 की वैल्यू रहती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को जोड़कर यहाँ पर हमारा आ गया 1.10 वोल्ट। अब देखिए, ए सेल इज सेट अप बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड्स एज Cu2 प्लस Ag प्लस एंड Ag। देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu से Cu2 प्लस में जा रहा है, और सिल्वर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है और कॉपर का एनोड की तरह काम कर रहा है। तो हमें को ये सेल सेटअप कर दिया गया है, और करना क्या है, इफ इट्स टू हाफ सेल्स वर्क एंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, और कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड है। तो आपको EMF कैलकुलेट करना है, जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.34 वोल्ट और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.80। तो जो कैथोड है सिल्वर, उसमें से एनोड के यानी कि कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देना है। अब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर सीधी वैल्यू रखनी है। अच्छा, अगर ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दी होती तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को साइन को रिवर्स करके, साइन को पलट करके रखते। अगर सपोज को यहाँ पर दिया होता कॉपर हैश कॉपर 2 प्लस, तो ये फिर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती, फिर हम उसका साइन बदल कर रखते हैं यहाँ पर। तो इस देखिए वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.46 वोल्ट, 0.646 वोल्ट।